हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, चाहे 10th क्लास हो या 12th क्लास हो, पढ़ने वाले हैं परागण। क्या होता है परागण? अगर परागण आपको पढ़ना है तो परागण से पहले आपको पुष्प की संरचना यानी कि एक फूल की संरचना के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ही परागण समझ में आएगा। तो थोड़ा सा बताता हूं मैं कि पुष्प की संरचना कैसी होगी। शायद आपने पढ़ी हो और ना पढ़ी हो तो मैं पढ़ाने वाला हूं आपको क्या, पुष्प की संरचना। तो पढ़ाएं फिर, तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो कि पुष्प बनता किस टाइप से है, ठीक है। इधर ये बना वर्तिकाग्र, ठीक है। इसके बाद में ये इसका आता है अंडाशय, ठीक है। इसमें क्या होता है, बीज होता है, ठीक है। इसमें बीज का निर्माण होता है और ये होता है बीजांड, ठीक है। एक बार मैं ठीक से बता दे रहा हूं उसको, ये मैंने बनाया ठीक से। क्या है ये? अंडाशय। अरे भाई क्या है ये? अंडाशय। क्या होता है अंडाशय में? क्या है अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होता है या फिर अंड कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद में और ये मैंने बना दिया है बाह्य दलपुंज, ठीक है। ये मैंने बनाया बाह्य दलपुंज। हर पुष्प में होते ही होता है ये क्या, बाह्य दलपुंज है। ये इसको बोला जाता है बाह्य दलपुंज, ठीक है। और अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या है भाई, ये होता है दलपुंज। क्या होता है ये? दलपुंज। कोई भी चीज, चाहे फूल हो या फिर कोई भी चीज ऐसी हो जो व्यर्थ में यानी कि वेस्ट में कोई चीज नहीं लगी होती है, हर किसी चीज का अपना काम होता है। जैसे कि ये बाह्य दलपुंज आता है। ये बाह्य दलपुंज क्या करता है, फूल को पोषण प्रदान करता है यानी कि पोषक पदार्थ प्रदान करता है, दलपुंज हो गया, ठीक है। दलपुंज क्या करता है, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और यहां से यहां तक होता है ये वर्तिकाग्र, यहां से यहां तक होता है वर्तिका, और यह है आपका वर्तिकाग्र। ये क्या है आपका वर्तिकाग्र। घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी टॉपिक होता है। और ये मैंने बना दिया ऐसे नर युग्मक, जिसको बोला जाता है पुंकेसर। क्या बोला जाता है इसको? पुंकेसर। और ये होता है परागकोश, दोनों तरफ होते हैं ये क्या है मेरे पास, इसको बोलते हैं हम परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश कहते हैं। और यहां से यहां तक होता है पुंकेसर। क्या होता है ये? पुंकेसर। क्या होता है ये? पुंकेसर। तो ये वाला भाग कौन सा है? ये होता है नरयुग्मक परागकोश। पुंकेसर में परागकोश होता है, परागकोश में परागकण बनते हैं। और ये परागकण अगर कहां पहुंच जाए, इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो समझ लो अंडाणु और इन परागकणों के बीच में फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन हो जाता है और बीज का निर्माण होता है यहां इस बीजांड में। समझ में आया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो परागण कहते किससे हुआ? तो परागण की सिंपल सी परिभाषा है यानी कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एक सिंपल सा टॉपिक है, बिल्कुल बड़ा इजी टॉपिक है, ठीक है। क्या टॉपिक था हमारे पास? परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। जब तक ये पुष्प की संरचना आपसे बनाना नहीं आएगी तब तक ये समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए पहले पुष्प की संरचना बनानी सीखो, उसके बाद में पढ़ो। तो क्या होता है परागण? परागण होता है परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया। तो मैं लिख देता हूं परिभाषा इसकी। क्या परिभाषा है परागण की? तो परागण, ठीक है, यानी कि परागकणों का वर्तिकाग्र तक, कहां तक? वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? प्रक्रिया को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं हम? परागण कहते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है, कोई टॉपिक ज्यादा हार्ड नहीं होता। तो परागकणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। अगर आप परागण के प्रकार देखोगे तो परागण जो होता है, मैं डाल देता हूं हेडिंग परागण के प्रकार। तो परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है वो भी देखते हैं। तो दो प्रकार का होता है, ठीक है। तो पहला जो होता है वो होता है स्वपरागण, और जो दूसरा आता है वो आता है परपरागण। परपरागण। तो एक कौन सा होता है? स्वपरागण होता है। दूसरा कौन सा होता है? परपरागण होता है। तो क्या पहले स्वपरागण के बारे में पढ़ाई कर लें तो देखें पढ़ के फिर क्या होता है ये। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग स्वपरागण। तो ये किसे कहते हैं हम? जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो वो होता है स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण होता है। कब? जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है। इसमें क्या होता है? एक पुष्प होता है। क्या होता है? एक पुष्प होता है और उस पुष्प में नर भी यानी कि नर युग्मक भी होता है और मादा युग्मक भी होते हैं, यानी कि परागकोश भी होता है और वर्तिकाग्र भी होता है। मैं आगे पढ़ाता हूं, देखो। जब परागण क्रिया
जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है, एक ही पुष्प में होती है, ठीक है, होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे स्वपरागण कहते हैं। तो उसे स्वपरागण कहते हैं। क्या यहां तक क्लियर हुआ? जब परागण क्रिया एक ही पुष्प में होती है तो उसे स्वपरागण कहते हैं। बहुत सारी बुकों में अलग अलग परिभाषाएं होती हैं, जैसे पराग कोश से, यानी कि पराग कणों का पराग कोश से उसी पुष्प के बढ़ती काग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया स्वपरागण कहलाता है। अब स्वपरागण के लाभ भी होते हैं और हानियां भी होते हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं डायरेक्टली लिखवा देता हूं कि इसका लाभ क्या होता है, वो देख लो आप। तो पहला पॉइंट मैं यहां पर ये लिखवा देता हूं कि नर युग्मक हो, चाहे नर युग्मक हो या फिर मादा युग्मक हो, ठीक है, चाहे नर युग्मक हो या फिर मादा युग्मक हो, दोनों के दोनों एक साथ पकते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं, परिपक्व होते हैं, एक साथ परिपक्व होते हैं। अगर मैं सेकंड पॉइंट लूं भाई इसका, तो यानी कि स्वपरागण जो होता है वो हमेशा याद कर लो द्विलिंगी पुष्पों में होता है। किसे कहते हैं हम? द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्पों में होता है, ठीक है। स्वपरागण द्विलिंगी पुष्पों में होता है। एक ऐसा फूल जिसमें नर युग्मक भी हो और मादा युग्मक भी हो, यानी कि वर्तिकाग्र भी हो और तुम्हारे पास परागकण भी हो, तो ऐसे पुष्प में स्वपरागण होता है। कभी भी एक लिंगी पुष्प में स्वपरागण नहीं होता, ठीक है। तो यहां तक करें स्क्रीनशॉट, उसके बाद देखते हैं आगे को। लाभ, ठीक है। तो पहला नंबर यह है कि पादप का शुद्ध वंश चलता है, शुद्ध वंश चलता है। ध्यान रख लाइन पे जरा। तो पादप का क्या होता है? पादप का बिल्कुल शुद्ध वंश चलता है। जैसा बाप होगा वैसा क्या होगा? बेटा होगा, सेम टू सेम क्वालिटी, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। ध्यान देना इसमें। दूसरा नंबर यह है कि कम पराग कणों की आवश्यकता होती है भाई, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, कम पराग कणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसकी हानियां जो होती हैं, हानियां इसकी ये होती हैं कि भाई इसमें किसी नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि यार कोई नई जाति बन जाए, तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि नई, पहला नंबर इसका यह है कि नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती, नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। ध्यान देना लाइन पे जरा, नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। ऐसे अनेक पौधे नहीं होती है, ऐसे अनेक पौधे आप लोगों ने देखे हैं जहां पर क्या होता है? सेम टू सेम क्वालिटी के, अगर लाल फूल है, अगर फूल लाल गुलाब का है तो वो लाल ही होगा गुलाब का फूल, ठीक है। उसमें कभी बैंगनी या फिर येलो या व्हाइट नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नई जाति की उत्पत्ति नहीं होती है। दूसरा पॉइंट यह है कि भाई फूल जो होते हैं, यानी कि जो पुष्प होते हैं, पुष्प बहुत छोटे होते हैं। कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, असुगंधित होते हैं, यानी कि सुगंध भी उसमें नहीं आती है, ठीक है। और दूसरा नंबर हमारे पास ये है, तथा अनाकर्षित होते हैं, आपको आकर्षित नहीं करेंगे, कीड़े मकोड़ों को भी आकर्षित नहीं कर पाते हैं, अनाकर्षित होते हैं, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक आता है वो आता है पर परागण। भाई वे दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो किसे कहते हैं हम पर परागण, वो भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो मैं डाल देता हूं हेडिंग पर परागण, ठीक है भाई, पर परागण। इसकी भी लाभ और हानियां पढ़ते हैं। तो जब परागण क्रिया दो अलग अलग पुष्पों में होती है, यानी कि दो अलग अलग फूलों में होती है, तो उसको बोला जाता है पर परागण। क्या बोला जाता है? उसको पर परागण बोला जाता है। मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर, जब परागण क्रिया, यहां तक क्लियर हो रहा नहीं हो रहा भाई? बताते रहिए, समझ में नहीं आएगा। परागण क्रिया क्या होती है? भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है, ठीक है, भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है। जब परागण क्रिया भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है, भिन्न भिन्न पुष्पों में होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे पर परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा, आराम से याद कर लोगे। यहां पर क्या होता है? ठीक उसका अपोजिट होता है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक, नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? तो एक साथ परिपक्व नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि ये जो होता है तुम्हारे पास, यह है चाहे पौधा एक लिंगी हो, चाहे पौधा कैसा हो? एक लिंगी हो, या पौधा कैसा हो? तथा द्विलिंगी दोनों में होता है। द्विलिंगी पुष्प दोनों में होता है, दोनों में
होता है। ठीक है, चाहे पौधा एक लिंगी हो या पौधा द्विलिंगी हो, दोनों में होता है। तो यहां तक के लिए स्क्रीनशॉट, इसके बाद देखते हैं फिर आगे को और पढ़ते हैं पर परागण के लाभ। तो क्या लाभ होना चाहिए पर परागण का? अब भैया एक पुष्प इधर है, एक पुष्प इधर है, इस वाले पुष्प के परागकण जो होते हैं वो इस वाले पुष्प के बढ़ती आगे तक पहुंचते हैं, उसे बोलते हो आप पर परागण, यानी कि एक नई जाति की उत्पत्ति होने वाली है अब, यानी कि पर परागण में एक नई जाति की उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं उसका लाभ। पहला लाभ हमें क्या मिलता है इसका कि भाई एक नई जाति की उत्पत्ति होती है, ये पहला लाभ है इसका, एक नई जाति की क्या होती है? उत्पत्ति होती है, कि उत्पत्ति होती है। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होने वाला है मेरे पास? जरा दिमाग लगा बताओ भाई, सेकंड नंबर क्या होगा? इसके जो फूल होते हैं, पहला तो बात याद कर लो कि जो बीज होते हैं वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, जो बीज होते हैं, बीज वो उत्तम क्वालिटी के होते हैं, उत्तम गुण वाले होते हैं, उत्तम गुण वाले होते हैं। अच्छा और बताओ जरा, एक थर्ड पॉइंट दिमाग लगाओ, क्या इसका फायदा होगा हमारे पास? यहां एक फायदा और भी होता है, जो फूल होते हैं वो आपको आकर्षित करेंगे। ठीक है, आप सुगंध देंगे, और दूसरा पॉइंट यह है थोड़ा बड़े होंगे। ठीक है, तो पुष्प जो होते हैं वो बड़े कोमा सुगंधित, ठीक है, तथा आकर्षित करने वाले होते हैं। अरे भाई क्या करने वाले होते हैं? आकर्षित करने वाले होते हैं। ये तीन लाभ हो गए इसके। अगर मैं हानियों की बात करूं, कौन सी हानियों की? पर परागण में क्या क्या हानियां हो सकती हैं? तो पहली हानि यह है कि भाई हमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। ध्यान देना, क्या होती है? अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंचते हैं तो हमें अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, हमें बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है, अपने आप पर परागण नहीं होता। जैसे देखो, पहला नंबर यह है कि अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। अधिक पराग कणों की क्या होती है? अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। अधिक पराग कणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, दूसरा नंबर यह है पर परागण के लिए बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। बाह्य साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल बता दो आप, जैसे वायु, कोमा जल हो गया, कीट हो गए आदि। ठीक है, आदि। तो ये हो गया स्वपरागण और परपरागण। अगर दोनों में अंतर भी आपसे स्पष्ट पूछता है कि भाई दोनों में अंतर बताओ, तो बता देना, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। यही अंतर होते हैं, लाभ हानियों में अंतर। ऊपर 2-3 पॉइंट मैंने और लिखवाए, उसमें स्वपरागण और परपरागण में आपको अंतर बता देना। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।